हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य और व्याकरण के कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यानी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यह जूनियर सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस से अंक नंबर 25 है। इसके पहले हम लोगों ने 24 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जो आप चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त करके आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो प्रश्न है, कुछ नए पुराने प्रश्नों का संकलन किया गया है जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है, यह आपको बताना है। 84 वैष्णव की वार्ता जो लिखा गया है यह प्रसिद्ध पुस्तक है और बार बार पूछा जाता है। इसके लेखक हैं गोकुलनाथ, गोस्वामी गोकुलनाथ। ठीक है, 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा गोस्वामी गोकुलनाथ, ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें यहाँ पे नाभादास जो हैं, तो नाभादास ने अष्टयाम लिखा है। ठीक है, और वल्लभाचार्य ने सुबोधनी टीका लिखा है। नंददास की बहुत प्रसिद्ध रचना है भंवर गीत। ठीक है, तो यह सभी को याद रखिएगा। यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, यह आपको बताना है। रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वह है मुंशी ईसा अल्लाह खां। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे जो लल्लू लाल हैं वे प्रेम सागर लिखे हैं। सदा सुखलाल जो हैं वे सुख सागर लिखे हैं। और नासिकेतोपाख्यान जो है वह सदल मिश्र की रचना है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है। सदल मिश्र की रचना अभी आप पढ़े हैं, कौन सी थी। तो सदल मिश्र की रचना है यहाँ पे जो दिया गया है वह आपका हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान। किसका है? सदल मिश्र का। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सरापा का संबंध निम्न में से किससे है, यह आपको बताना है। सरापा का संबंध निम्न से किससे है। तो हिंदी साहित्य में आदिकाल में जो सिद्ध साहित्य हैं उसमें सरापा का संबंध है। सिद्धों की संख्या 84 है, जिसमें सरापा प्रमुख माने जाते हैं और सरापा को हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है, यह आपको बताना है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। इसके लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। तो आदिकाल को अनेक विद्वानों द्वारा अनेक नाम दिया गया है। इसमें जो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया है वह कहा गया है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। सही उत्तर होगा आपका सी। अगर बात करें तो जैसे चारण काल ग्रियर्सन कहे हैं, आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे हैं, आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो इन सभी को भी आप ध्यान रखिएगा। सही उत्तर आपका यहाँ पे होगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, वह आप बताइएगा। पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वह हैं चंदर बरदाई। ठीक है, और यहाँ पे जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने खाली कबारी लिखा है। ठीक है, और जगनिक ने परमाल रासो लिखा है जो आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। नरपति नाल जो हैं वह विसलदेव रासो लिखे हैं। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा आपको क्वेश्चन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भक्ति काल के अंतर्गत जो सगुण और निर्गुण दो भाग होता है, उसमें जो निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा है उसके प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं या प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं कौन, संत काव्य के कबीरदास। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए सूफी काव्य की बात करें तो जायसी इनके हैं, राम काव्य के तुलसीदास, कृष्ण काव्य के सूरदास। चलिए अगला प्रश्न क्या है, खुमाड़ रासो के रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। खुमाड़ रासो के रचयिता, तो यह दलपति विजय की रचना है खुमाड़ रासो। यहाँ पे जो अन्य कवि दिए गए हैं उसमें जैसे जगनिक का परमाल रासो है, चंदर बरदाई का पृथ्वीराज रासो है, विद्यापति का कीर्तिलता कीर्ति पताका है,
ठीक है। विद्यापति की पदावली भी है जो मैथिली में है, इसी कारण से इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं है। यहाँ पे देखिए, संत कवि का मतलब यह है कि जो निर्गुण काव्य में ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं वे सभी संत कवि हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको तुलसीदास हैं वे राम भक्ति शाखा के कवि हैं, इसलिए वे संत कवि नहीं हैं। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है। सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं, यह बताना है। सूफी काव्यधारा मतलब प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा में जो नहीं आते हैं वह नाभादास। तो नाभादास आपका सी उत्तर सही होगा। यह भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं राम भक्ति शाखा के। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है, रूढ़ियों बाह्य आडंबरों का विरोध, यह निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति रही है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन है। तो सूफी काव्यधारा के अंतर्गत जो प्रमुख रचनाकार हैं जायसी जी, उनकी रचना है पद्मावत, और उनके साथ साथ अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, यह सभी इनके रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया। तो देखिए, जितने भी सूफी काव्यधारा के कवि हैं उन्होंने अवधी भाषा में रचना लिखी है। तो यह पद्मावत भी है, वह किस में है, अवधी भाषा में। आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता कौन है। तो अष्टयाम के जो रचयिता हैं वे हैं आपके नाभादास। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 252 वैष्णवों की वार्ता के लेखक कौन है। तो 252 वैष्णवों की वार्ता जो लिखा गया है वह भी गोकुलनाथ द्वारा, यह पहले प्रश्न में डिस्कस किया गया है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं। तो नंददास जो संबंधित है वह कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो अनिकार्थ मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, ठीक है, यह सभी इनकी रचनाएं हैं। आपका यहाँ सही उत्तर होगा सी, कृष्ण काव्यधारा। अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की कृति है। तो सूरसागर जो लिखा गया है वह सूरदास द्वारा, सूरदास ने किस भाषा में रचना की है, ब्रज भाषा में। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है, यानी सूरदास की रचना कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली तो इनका है, लेकिन रास पंचाध्याय किसका है, यह नंददास की रचना है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है। कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है। तो सूरदास हैं, कृष्णदास है, रसखान है, लेकिन तुलसीदास यह राम भक्ति शाखा के कवि हैं, इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है। तो तुलसी की भक्ति का जो स्वरूप था वह दास से भाव की भक्ति है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है। तुलसी की रचना है गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, लेकिन रस मंजरी नहीं है। रस मंजरी किसका है यह आपको बताना है। ठीक है, यह नंददास की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया है। अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य कौन सा है। तो रामचरितमानस जो है वह अवधी भाषा में रचित है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। साकेत मैथिली शरणगुप्त का है, और रामचंद्रिका केशवदास का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। तो रीतिकाल में जितने भी कवि थे वे सभी ब्रज भाषा में रचना लिखते थे। आपका उत्तर सही होगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, रीतिकालीन उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखा। तो रीतिकाल में वीर रस में कविता लिखने वाले जो हैं वह महाकवि भूषण हैं। यह उत्तर आपका सही हो जाएगा। इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो बिहारी सतसई जो है वह ब्रज भाषा में बिहारी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो सुजान के बारे में सबसे ज़्यादा जो लिखने वाले हैं वह घनानंद हैं, क्योंकि वह उनकी प्रेमिका थी और कृष्ण के रूप में भी सुजान शब्द का प्रयोग किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? तो देखिए रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। तो यहाँ पे रीतिमुक्त पूछा गया, कौन नहीं है? तो देखिए घनानंद, बोधा, ठाकुर आलम रीतिमुक्त में आते हैं, लेकिन यहाँ पे केशव दास रीतिबद्ध में आते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कवि प्रिया की रचनाकार का नाम बताइए। तो कवि प्रिया जो लिखा गया है वह किसकी रचना है? तो कवि प्रिया लिखा गया है केशव दास का, केशव दास द्वारा। इनकी अन्य रचना है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, देव सिंह चरित, नखशिख वर्णन। तो इसे भी याद रखिएगा, विज्ञान गीता। यह सभी इनकी रचनाएं। यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? यानी भारतेंदु जी ने कौन सी रचना नहीं लिखा है? तो वैदिकी, हिंसा हिंसा नवती, विषयस्य विस्मौसदम और बादशाह दर्पण लिखा है, लेकिन पद्मावती जो लिखा गया है वह किसके द्वारा? यह जायसी द्वारा लिखा गया है। सही उत्तर होगा आपका डी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो देखिए भारतेंदु जी ने जो नाटक नहीं लिखा है वहाँ पे भारत दूरदशा, नील देवी, प्रेम जोगनी तो उनका है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है रणधीर प्रेम मोहिनी, यह इनका नहीं है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो समालोचना का शुरुआत किया गया है वह किया गया है कवि वचन सुधा से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादन करने वाले थे वे महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने 1903 में इस पत्रिका का संपादक किया था। अगला प्रश्न है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो कहा गया है वह कहा गया है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वह है कौन सा कवि छायावादी नहीं है? छायावादी कौन सा कवि नहीं है? तो छायावादी कवि जो नहीं है वे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो देखिए यहाँ पे निराला, प्रसाद, पंत यह सभी क्या हैं? छायावादी कवि हैं। सही उत्तर आपका होगा डी। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रमुख कवियों में किसने गीतों की मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति की है? तो छायावाद के कवियों में गीतों की जो मधुर मार्मिक अभिवेदना की गई है वह किया गया है। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा प्रसाद। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि क्या है? तो प्रगतिवादी जो लिखा गया है वह काव्य में यथास्थितिवादी। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? नहीं पूछा गया है केदारनाथ अग्रवाल की रचना कौन सी नहीं है। तो युग की गंगा, नींद के बादल, युग धारा, आग का आईना, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें देखिए जो दिया गया है युग धारा वह किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का नहीं है। ठीक है, युग धारा केदारनाथ अग्रवाल का नहीं है। वह किसका है? वह है नागार्जुन का।
तो सही उत्तर होगा आपका डी, और बाकी सभी किसके हैं? केदारनाथ अग्रवाल के। चलिए अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तत्व क्या है? तो नई राहों का अन्वेषण। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? यह आपको बताना है। तार सप्तक में जो कवि नहीं है वह कौन है? तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में अज्ञेय द्वारा किया गया था। इसमें जो कवि आते हैं, अज्ञेय आते हैं, रामविलास शर्मा आते हैं, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल और आते हैं। तो इसमें जो नहीं है वह कौन नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं यह आपको बताना है। तो अज्ञेय जो हैं वह प्रयोगवाद के कवि हैं। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका जो मानी गई हैं वह है बंग महिला, जिसे राजेंद्र बाला घोष कहा जाता है, और इनकी जो कहानी है वह दुलाई वाली है। ठीक है, जो 1907 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे गुलाबी बन्नू, यहाँ पे होना चाहिए गुल की बन्नू। गुल की बन्नू कहानी की जो लेखक हैं वह हैं धर्मवीर भारती। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए तबीयत थोड़ा ख़राब है इसलिए आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो आप लोग प्रश्न को देखकर उत्तर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? तो अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? तो वे हैं चंद्रगुप्त नाटक की। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? अशोक के फूल जो लिखा गया उस निबंध के रचयिता कौन है? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज, विचार और वितर्क, यह सभी इनके क्या हैं? नाटक हैं। आपका सही उत्तर निबंध है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? आपको बताना है आत्मकथा कौन सा है। तो अर्धकथानक जो लिखा गया बनारसी दास जैन द्वारा, वह क्या है? वह आत्मकथा है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे वही प्रश्न है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो यह क्या है? आत्मकथा है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो इरावती जो उपन्यास है वह किस प्रकार का है? ऐतिहासिक उपन्यास। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो देखिए गोदान है, सेवा सदन है, कर्मभूमि है, लेकिन शेखर एक जीवनी नहीं है। यह किसका है? यह किसका है आप बताइएगा। यह अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ? तो रिपोर्ताज का जो आरंभ हुआ था वह किस युग में हुआ था? वह छायावादोत्तर युग में, यानी छायावादोत्तर या प्रसादोत्तर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। रिपोर्ताज के जो जनक माने जाते हैं वह शिवदान सिंह चौहान माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांत कौन है? यानी हमारी यात्रा के नाम से यात्रा वृत्तांत कौन लिखा है? तो वे लिखे हैं लोचन प्रसाद पांडे। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र क्या हैं? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने रेखा चित्र तथा सेतुबंध दोनों नाम से लिखा है। सही उत्तर होगा आपका सी। चलिए अगला प्रश्न है, अमिट रेखाएं के संस्मरण कौन है? अमिट रेखाएं जो लिखा गया है वह किसके द्वारा? यह लिखा गया है सत्यवती मलिक द्वारा। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी की रचना क्या है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा जो लिखा गया है वह लिखा गया है कर्मवीर गांधी। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी कृति है? छाटिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो लिखा है वह क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है उद्धव शतक।
सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, निहार की रचना किसने की है, यह आपको बताना है। निहार की रचना जो लिखा गया है वह किसके द्वारा, यह महादेवी वर्मा की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं यामा, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है, यह बताइए। शिवराज भूषण जो लिखा गया वह किसके द्वारा, वह महाकवि भूषण द्वारा। सही उत्तर का आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को देख लेते हैं। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे साहित्य लहरी जो है वह सूरदास की कृति है। ठीक है, साहित्य लहरी सूरदास की कृति है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली तो है, लेकिन साकेत किसका है, साकेत है मैथिली शरण गुप्त का। सही उत्तर होगा डी। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, महादेवी वर्मा का निहार है, मैथिली शरण गुप्त का कामायनी। देखिए कामायनी जो है वह जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, तो यह जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे पूछा है सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तोड़ती पत्थर साकेत, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, तोड़ती पत्थर निराला का है। ठीक है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है यह बताइए। तो यहाँ पे देखिए प्रिय प्रवास जो है वह हरिऔध जी का है, आंसू प्रेमचंद का प्रसाद का है, सांद गीत महादेवी वर्मा का है, साकेत किसका है, मैथिली शरण गुप्त का। महाकवि भूषण की रचना है, तो छत्रसाल दशक यहाँ पे जो दिया गया है वह किसका है, महाकवि भूषण का। ठीक है, रेणुका, ठीक है रेणुका किसका है, दिनकर का। चिदम्बरा किसका है, पंत का। और दीपशिखा किसका है, महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रससूत्र की विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है, तो उनका जो नाट्य शास्त्र है उसमें उन्होंने किया है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अनुभाव के कितने भेद होते हैं, तो अनुभाव के जो भेद होते हैं वह कितने होते हैं यह आपको बताना है। तो अनुभाव कितने हैं, 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं, वाचिक, सात्विक, कायिक तथा आहार्य। तो सही उत्तर होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि है, तो वीरों का हो कैसा बसंत यह वीर रस में है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, इस पंक्ति में कौन सा रस है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे करुण रस है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो यह रस किसका है, श्रृंगार का। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मेरी भवबाधा हारो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुती हुई, इसमें किस रस की उत्पत्ति हुई है, आपको बताना है। तो यह जो रस है वह किस प्रकार का, भक्ति रस है। सही उत्तर होगा आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है, तो देखिए रोला, चौपाई और दोहा यह सभी क्या है, मात्रिक छंद है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने गए हैं, तो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य हैं पिंगल। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा छंद है यह आप बताइएगा। तो इसमें जो छंद है वह है चौपाई। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, यह पंक्ति में कौन सा छंद है यह बताइएगा। कौन सा छंद है, तो यहाँ पे देखिए जो छंद है वह रोला छंद है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास और कवि खदोत सम जेह तह कह रे प्रकाश, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो अलंकार है वह क्या है? यहाँ पे अलंकार आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है यह बताइएगा। तो यहाँ पे जो अलंकार है यह कहाँ पे है? उत्प्रेक्षा अलंकार। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में जो है वह कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बिहार की राजधानी पटना किस बोली क्षेत्र में है? तो पटना जो आती है वह किस बोली क्षेत्र में? मगही में। सही उत्तर होगा आपका सी। खड़ी बोली की पहली रचना है, तो खड़ी बोली की पहली रचना जो मानी जाती है वह मानी जाती है लल्लू लाल कृत जो प्रेम सागर है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो नहीं आती है वह कौन है? तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी या पूर्वी में आता है। तो आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं, ठीक है। अगला है बनाफरी किसकी उपबोली है? बनाफरी किसकी उपबोली है आपको बताना है। तो बनाफरी बघेली बोली की उपबोली है। तो आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का जो संबंध है वह है पैसाची अपभ्रंश से, ठीक है। सॉरी, ब्राचड़ से सिंधी का विकास हुआ, ब्राचड़ से। आपका सही उत्तर होगा बी। सिंधी का किसका विकास हुआ है? ब्राचड़ से। सही उत्तर होगा बी। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। सही उत्तर होगा बी। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो कौरवी भाषा किस में आती है? कौरवी का जो विकास हुआ है जिसे खड़ी बोली कहते हैं वह पश्चिमी हिंदी में। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? यहाँ पे देशज बताना है। तो यहाँ पे जूता शब्द जो है वह देशज है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो दशानन क्या है? वह योग रूढ़ है। सही उत्तर होगा आपका बी। निम्नलिखित में कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? टोठ डढ़ आता है लेकिन यह वाला जो है यह मूर्धन्य नहीं है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, यह उच्छिप्त व्यंजन है। सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? तो अल्पप्राण कौन सा है? अल्पप्राण तो पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्पप्राण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्पप्राण कौन सा आया है? क जो है वह क्या है? अल्पप्राण है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। सही उत्तर बी। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में जो स्वर हैं वह 11 हैं। सही उत्तर होगा आपका ए। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? यह अक्षरात्मक है। सही उत्तर होगा आपका बी। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यह सत्य नहीं है। बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है तोता डाली पर बैठा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यह अधिकरण कारक है। सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो देखिए साधु शब्द जो है वह हमेशा
किस में होता है? एक वचन में। सही उत्तर होगा आपका ए। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है तो यहाँ पे स्त्रीलिंग जो शब्द है अरहर, अरहर स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। विद्या प्लस अभ्यास से बनता है विद्याभ्यास, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। नील गाय में कौन सा समास है? गाय की विशेषता बता रहा है, वह नील है, तो कर्मधारय समास। त्रिभुज शब्द में कौन सा समाज है? तो यह हो जाएगा द्विगु समास। अगला प्रश्न है अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह हो जाएगा अपना काम स्वयं करो। ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो रामेण में जो विभक्ति है वह तृतीया एकवचन। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बादल का जो नहीं है वह क्या नहीं है? यहाँ पे मरकट जो है वह क्या है? बंदर का है। सही उत्तर होगा डी। तो यह 100 प्रश्न थे, आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।